नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट हैं, प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है, उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके, बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सितंबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर मंथ 2024 की करंट अफेयर वीडियो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 के लिए फ्रेश पेड बैच अभी शुरू हुआ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 की भी अब जो एग्जाम डेट है थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, तो आपको 2024 का प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुछ प्रिपरेशन रह गई है, अगर आप अभी भी समय की तैयारी नहीं कर पाए प्रीलिम्स 2024 की, तो हमारे पेड बैच में आकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये भी आपका टेलीग्राम में चल रहा है। यूपीपीएससी 2024 का आरओ का प्रीलिम्स का पेड ग्रुप हमारा चल रहा है ऐप पर भी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर भी, और टेलीग्राम में भी चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो समझौता हुआ है, इसमें जो राज्य शामिल हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। विश्व बैंक भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर तक फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए करीब $500 मिलियन के कह सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने। जिसमें किस किस राज्यों से गुजरेगा आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक अनूठा समझौता हुआ है। 8 गीगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता ये दोनों राज्य मिलकर के विकसित करना चाहते हैं। दो राज्य बिजली साझा करेंगे एक तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से। कुछ परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश में लगेगी, कुछ उत्तर प्रदेश में, और इस तरीके से दोनों राज्य आपस में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सृजित करके बिजली एक दूसरे से शेयर करेंगे। पहली बार किसी दो राज्यों के बीच ऐसा साझा समझौता होने वाला है, जिसमें जॉइंटली जो है दो राज्य बिजली बनाएंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगा करके, और बिजली शेयर भी करेंगे। जैसे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के जो हेड हैं या फिर जो योजनाओं को देख रहे हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया है कि संभावित तौर पर पहली परियोजना मध्य प्रदेश की मुरैना में लगेगी 2 गीगावाट की। उसके बाद से इसको एक्सपेंड किया जाएगा, और ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 क्वार्टर में मध्य प्रदेश बिजली उपयोग करेगा, फिर बाद में 6 महीने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली उपयोग करेगा। इस तरह की करीब परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ये रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बात तो प्रोडक्शन और दूसरी बात शेयरिंग के लिए ये परियोजना है। नेपाल अकेडमी और बीएचयू के बीच समझौता हुआ है। भारत में नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के पारंपरिक अध्ययन के लिए दोनों ये अकेडमी यानी नेपाल अकेडमी और बीएचयू आपस में समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे नेपाली भाषा के साहित्य वगैरह के शोध के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देख लेते हैं हम लोग। अपर्णा यादव चारू चौधरी ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग में नई उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं।
बबीता चौहान जो कि नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की। नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 1 वर्ष का होगा। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया गया है? गवर्नर के द्वारा। बबीता चौहान जो कि आगरा से हैं, इनसे पहले अगर आपसे पूछें कि राजकीय महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष कौन थी? बिमला बाथम थी, नोएडा से। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर लें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का गोल्ड पुरस्कार लैब मित्र इनिशिएटिव जो कि वाराणसी में शुरू किया गया था 2023 में, उससे मिला है। अगला पुरस्कार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार इस उत्तर प्रदेश ने जीता है। एक्चुअली कई सारी कैटेगरीज हैं ये BRAP 2022 में। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में 2022 में कई सारी श्रेणियां हैं, उनमें से 2 बिजनेस सेंट्रिक श्रेणियों में, 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक श्रेणी में पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर श्रेणी में रखा गया था, 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म की श्रेणी में। सितंबर मंथ में टूरिज्म डे भी होता है, तो टूरिज्म डे के दिन जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये पुरस्कार अनाउंस करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और श्री जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, इन्होंने अवार्ड प्रस्तुत किए थे। तो पूरा महादेव विलेज जो बागपत में है उत्तर प्रदेश में, इसको हेरिटेज की कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था इस साल। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा महादेव विलेज ये कहाँ पे? बागपत में। इसको बेस्ट पर्यटन गांव, बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। किस कैटेगरी में? हेरिटेज की कैटेगरी में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के अवसर पर 7 सितंबर 2024 को जारी किया था। तो इसमें जो कह सकते हैं रैंकिंग आई है, उसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा कह सकते हैं स्थान रहा है, क्योंकि जो श्रेणियां हैं, श्रेणी ए नंबर 1 यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो ULB यानी शहर हैं, उसमें तीसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। टॉप 5 में 3rd नंबर पर आगरा है, उत्तर प्रदेश का शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में। श्रेणी नंबर 2 3 लाख से लेकर 10 लाख, 10 लाख से कम 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान फिरोजाबाद को मिला है और तीसरा स्थान मिला है झांसी को। तीसरी कैटेगरी है सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख यानी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रायबरेली रहा है उत्तर प्रदेश का शहर, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑब्ituary सेक्शन में। अजीता श्रीवास्तव फेमस कजरी गायिका उत्तर प्रदेश की नहीं रही। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस रीजन में जो है कजरी परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कमेंट करके आप बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कजरी उत्तर प्रदेश के किस रीजन में परफॉर्म किया जाने वाला यहाँ पर फोक सॉन्ग या फोक डांस है, क्या है कजरी। ज़्यादा कोई स्कीम्स वगैरह तो आए नहीं। ऑपरेशन भेड़िया एक काफ़ी चर्चा में रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील में कई भेड़िए जो है हमला कर रहे थे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट अपने चरण पर पहुंच गया था। कई सारे विलेजर्स की मौत हुई थी, 10 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 34 से अधिक लोगों को भेड़ियों के झुंड ने घायल किया था। तो सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया था एक तरीके से। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत हमलों के लिए जिम्मेदार जो भेड़िए थे उनको उनके झुंड को पकड़ना और आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने की अनुमति सरकार ने दे दी थी। और भेड़ियों को पता लगाने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे वगैरह का और थर्मल ड्रोन मैपिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि भेड़िए मान नहीं रहे थे, लगातार जो है आदमखोर हो रहे थे और लोगों पर हमला कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पर चलाया गया था? बहराइच उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना ये लॉन्च की गई है। भारत सरकार के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ITBHU और डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए समझौता हुआ है। और इस स्मार्ट लैब जो है क्लीन रिवर्स पर जो बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य कि जो छोटी नदियां हैं उसका विकास करना। तो सबसे पहले किस नदी को टारगेट किया गया? वरुणा रिवर को, टू रिस्टोर द वरुणा रिवर यूजिंग सस्टेनेबल मेजर्स। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरित होकर के कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने लॉन्च किया है। वो प्राइवेट एंटिटीज कौन से हैं? अशोक लेलैंड लिमिटेड ऑफ हिंदुजा ग्रुप एंड लर्निंग लिंक फाउंडेशन। इनका इनिशिएटिव ये है कि ओवरऑल जो स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना इस तरीके से जिससे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनकी संख्या कम की जा सके और कुछ ऐसे मेजरेबल पैरामीटर्स डेवलप किए जाएं जिससे स्कूल डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट चिल्ड्रन का कैसा हो रहा है प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर, इसको चेक करने के लिए 78 काउंसिल स्कूल जो है परिषदीय विद्यालय, उनको यहाँ पर चुना गया है। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई है
रोड टू स्कूल इनिशिएटिव की। अब इसमें अशोक लेलैंड वगैरह इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब जिस रास्ते पर स्कूल है वहाँ पर रोड बनाने वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कूल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ये प्रोजेक्ट है और लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट्स की हैं परिषदीय विद्यालयों में, उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत 40,000 रुपये दिए जाएंगे हर मंथ सिलेक्टेड रिसर्चर्स को 1 साल के लिए, जिससे वो क्या काम करेंगे, वो ये जा करके स्टडी करेंगे अदर स्टेट में और ओवरऑल ये देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो टूरिज्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर अच्छी हैं, उनका स्टडी करने के लिए, और जो है अदर स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करने के लिए ये ग्रांट जो है 40,000 रुपये पर मंथ 1 साल के लिए कुछ रिसर्चर्स को मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो आप सोच रहे होंगे इसका उद्देश्य क्या है, दूसरे स्टेट्स में जा करके वहाँ की टूरिज्म बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने से क्या होगा। तो अदर स्टेट्स में जा करके अगर यहाँ के रिसर्चर्स समझ करके आएंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी अपकमिंग टूरिज्म पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके लिए रिसर्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखें तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें विजेता हॉकी पंजाब रहा था और उप विजेता हॉकी उत्तर प्रदेश रहा था। सिर्फ इस वजह से ये करंट अफेयर जरूरी है। इसमें उप विजेता हॉकी उत्तर प्रदेश की टीम रही थी। 15वां वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, ओलंबर्ग डेनमार्क में, ओलंबर्ग में हुआ था। प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में रजत पदक और 400 मीटर और 1000 मीटर रिले में स्वर्ण पदक सहित 4 पदक इन्होंने जीते। ठीक है, तो इन्होंने जो है 4 पदक जीते कुल मिला करके, 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल। किसने, ये प्रयागराज के मुख्य आरक्षी ड्राइवर कांस्टेबल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने। समिट कॉन्फ्रेंसेस या जो फेस्टिवल्स हुए थे, आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 3 दिवसीय आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ये हुआ था 3 सितंबर 2024 से, ये 3 से 5 सितंबर के बीच हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3 डे आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ऑन 3 सितंबर 2024। नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, 9th कोरिया इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, ये सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। भारतीय दूतावास सियोल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। इसका आयोजन 19 से 22 जुलाई तक सियोल के इल्सान में किया गया था। तो कोरिया के फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी थी, इस वजह से ये जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का पहला कमांडर सम्मेलन 4 सितंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका जो थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये थीम थी। दूसरा उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो ये इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ था 25 से 29 सितंबर के बीच। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। पिछली बार राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का, और इस बार वाले का वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया गया था। उसके बाद सेमिकॉन इंडिया एक्सपो भी हुआ था 13 से 15 सितंबर के बीच। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जरूरी हो जाती है, एक तो वेन्यू यानी कि नोएडा में, और दूसरा किसने उद्घाटन किया। इसमें योगी आदित्यनाथ जी आपको दे सकते हैं ऑप्शन में, या फिर प्रेसिडेंट जी का नाम दे सकते हैं, तो वो नहीं लगाना है आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लीन एयर प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीबी की। इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट की अपनी एयर क्वालिटी में, जैसे धनबाद झारखंड ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, बरेली उत्तर प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, और देहरादून, जिसमें करीब आपको इतने परसेंटेज की पीएम स्तर में गिरावट देखी गई है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे कम हुआ है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से इसको जारी किया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में 6वां स्थान मिला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, 6वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म की जो रैंकिंग है इसमें फर्स्ट पर है केरल, ठीक है, और सेकंड पर आंध्र प्रदेश है, थर्ड पर गुजरात है, फोर्थ पर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो है जो नंबर लिखा हुआ है क्या डिनोट कर रहा है कि कितने रिफॉर्म, मतलब कितने कैटेगरीज में रिफॉर्म अचीव किया। जैसे उत्तर प्रदेश ने 3 कैटेगरीज में, हमने आपको बताया कि 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म को
100% इम्प्लीमेंट किया है। ऐसे ही 9 टाइप के रिफॉर्म्स को केरल ने इम्प्लीमेंट किया है, तो ये फर्स्ट पर है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। एनआईआरएफ की जो इंडिया रैंकिंग्स आती है, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी उसने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है। इसमें कुल मिलाकर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको रैंक किया जाता है। जैसे ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का संस्थान जो शामिल है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यानी आईआईटी कानपुर को 5th स्थान दिया गया है ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स के रैंकिंग में। फिर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बीएचयू यहाँ पे 5th पर है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8th पर है। नव प्रवर्तन संस्थान श्रेणी में उत्तर प्रदेश का संस्थान जो शामिल है आईआईटी कानपुर। इंजीनियरिंग संस्थान की श्रेणी में आईआईटी कानपुर 4th पर है और आईआईटी बीएचयू ये 10th पे है। मैनेजमेंट संस्थान की श्रेणी में आईआईएम लखनऊ ये 7th पर, और कृषि और संबद्ध श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थान में बीएचयू 4th पर और 5th पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारतीय राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 तक का रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस स्टैट्स आया था। काफ़ी एक ज़रूरी स्टैट है, मेंस में आप जरूर इसको मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का शेयर जो है कंट्री की जीडीपी में डिक्लाइन हुआ है। ये 1991 में करीब हुआ करता था, 12.6%, अब रह गया है 9.5%। लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे 1991 में, ठीक है, लेकिन अब जो है कितना रह गया 9.5%। एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट जो आई 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश से 52,287 मामले दर्ज किए गए थे। दलितों पर अत्याचार के मामले जो सबसे अधिक रजिस्टर होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। फिर हुरून इंडिया अंडर 35 की जो लिस्ट आई है इसमें उत्तर प्रदेश के भी कई उद्यमी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 12 युवा उद्यमियों को हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में जगह मिली है। नोएडा, गाजियाबाद, अमेठी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आगरा के उद्यमी इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू में उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, ये सही है। इसके बाद कन्वेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरी यंग मैन, ये कहाँ पे हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में जो है हम ये इसकी वर्षगांठ करीब 100वीं मना रहे होंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये दिल्ली में बना था, एचएसआरए की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आपसे बात करें कि एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कानपुर में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड 18 फुटबॉल स्टेडियम्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स ऑन 2 सितंबर 2024। योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि 18 फुटबॉल स्टेडियम्स ओवरऑल स्टेट में बनाएंगे, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में 5000 आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है अयोध्या बनेगी। अयोध्या के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं जिनकी आबादी 5000 से अधिक है उनको आदर्श सौर गांव यानी कि आइडियल सोलर विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए कितने रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सिक्योर डेटा स्टोरेज के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। और ये कहाँ पे डेटा स्टोरेज सेंटर डेवलप किए जाएंगे, नोएडा में। हीरन अंदानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है और भी विदेशी एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर आप पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। डेटा स्टोरेज का जो यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रहा है उत्तर प्रदेश नोएडा में, वहाँ पे। निम्नलिखित में से 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहली सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया था। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने, श्री जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया गया, सही। दिस पॉलिसी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर 2024-25। इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी इंटायर उत्तर प्रदेश, सही। और एक्सपेंडिचर ऑफ करीब 45 करोड़ ये होगा, ठीक है, 7 साल के लिए, ये गलत है। इसका जो 5 वर्ष के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना है, 21.65 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाने हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन में गिवन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 1 and 2 करेक्ट, ये यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1 and 2। 26 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया था। दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा का अनावरण जो है ये किया गया था आगरा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, आगरा। दुर्गादास राठौड़ जी जो है किस
कह सकते हैं मिडवल काल के राजवंश से संबंधित है, मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ जो है किसके समकालीन है? औरंगजेब। इसके बाद ऑन 6 सितंबर 2024 डॉक्टर जितेंद्र सिंह अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फंड ITBI यानी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का जो दर्जा दिया जाता है। ये कई सारे अभी 8 नए इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है निधि प्रोजेक्ट के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करीब 3 वर्ष के लिए प्रमोट करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को। उसमें से उत्तर प्रदेश के किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो इस बार एक प्राइवेट कॉलेज को शामिल किया गया है, प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PSIT कानपुर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जो जिन भी इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का दर्जा मिल जाता है 3 वर्ष के लिए, डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनमें बिजनेस इंक्यूबेशन को सपोर्ट करता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बिजनेस से जोड़ सकते हैं और कैसे जो लोग कोर्स वगैरह कर रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिल सकता है कुल मिलाकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 6 सितंबर को कहां पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया है? गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जटायु जो है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ये कैंपियरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। इसको वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहा जा रहा है एशियन किंग वल्चर या फिर रेड हेडेड वल्चर स्पीशी के लिए। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज इन कोलैबोरेशन विद द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की पशुधन कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? On July 2nd, 2024, Uttar Pradesh Cabinet had approved the proposal to implement the livestock, poultry and fish feed policy। और 2024-2029 तक इसको लागू किया जाएगा। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये है लैक ऑफ कंसंट्रेटेड फीड इन लाइवस्टॉक, इसको एड्रेस करना, ठीक है। और जो रिस्क जो है न्यूट्रिशन की कमी से जो उत्पन्न होते हैं फिश फीड में, उसको एड्रेस करना, ये सब उद्देश्य है। फिश फीड में बैलेंस डाइट को प्रमोट करना है। द पॉलिसी कैन बी रिवाइज्ड एज पर नीड्स आफ्टर रिवोल्यूशन एवरी 5 ईयर। तो अभी तो 5 साल के लिए इसको लागू किया गया, 2024 से 2029 के लिए लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फीड पॉलिसी। आगे इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान की है? 12 नए औद्योगिक शहर जो बनने वाले हैं इंडस्ट्रियल सिटीज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों का विकास किया जाने वाला है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 2 सिटीज जो हैं ये डेवलप की जाएंगे, आगरा में और एक प्रयागराज में। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2, आगरा एंड प्रयागराज में इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सिटी बनाए जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस जिले में स्थापित होगा? तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, आपको हर हाल में लगाना है कि कहाँ पे बनेगा। ग्रेटर नोएडा में बनेगा, सेक्टर 28 और सेक्टर 10 में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित कराएगी? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस में 3D वैदिक म्यूजियम जो है ये डेवलप किया जाएगा। इसमें 16 संस्कारों, 64 प्रकार की कलाओं को, 18 विद्या स्थलों को ये दिखाया जाएगा 3D म्यूजियम में, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था 17 सितंबर को, बुलंदशहर में, सही। उसके बाद उत्तर प्रदेश के CM जी ने अनाउंस किया था कि जल्द ही कई सारे अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स और भी खुलेंगे उत्तर प्रदेश में अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, सही। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशनलाइज्ड 4 मेजर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹920 करोड़ इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो 4 मेजर प्रोजेक्ट बिहार और उत्तर प्रदेश को मिले नमामि गंगे के अंतर्गत, ये भी सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 2000 अटल रेजिडेंशियल स्कूल और खुलने हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिर्जापुर और गाजीपुर में जो है डाइवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क यहाँ पे शुरू होगा। बरेली में भी, मतलब मिर्जापुर और गाजीपुर में तो होगा ही, बरेली में भी ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल में न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 लागू की है। काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही थी, क्योंकि इसमें ये कहा गया डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब में, फेसबुक में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं,
ये 8 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की अचीवमेंट्स के वीडियोस बना करके और प्रमोशंस कर करके। प्रमोशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट से डेवलपमेंट वर्क्स एंड स्कीम्स अगर कोई करता है तो 8 लाख रुपए तक कमा सकता है, और अगर कोई डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच नए औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना बनाई है? जो बीडा इसको कहा जाएगा, बीडा सिटी नोएडा की तर्ज पर बनेगा। ये किसके कहाँ पे बनना है? झांसी और कानपुर के बीच ये बनना है इंडस्ट्रियल सिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। वैसे तो ये एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं है, 32 ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्ग टर्म में प्लान किए हुए हैं। 32 इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ बनेंगे? जो 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके आसपास बनेंगे। 5 एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसे 32 इंडस्ट्रियल सिटी जो है बनने हैं। पुराने वाहनों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश की वाहन स्क्रैप नीति के तहत कुल 31 जुलाई 2024 तक 18,848 वाहन जो है स्क्रैप किए जा चुके हैं। ज़्यादातर अभी इसमें सरकारी वाहन है, निजी वाहन कम है, और स्क्रैप करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, और सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हरियाणा है, और जो है तीसरे पर गुजरात है। तो पहले स्थान पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है अपनी सर्विसेज के लिए। सोनभद्र पुलिस लाइन को ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है। स्वदेशी एयरबैग्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द सोल्जर्स ड्यूरिंग एवलांचेस वर लॉन्च्ड बाय फॉरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ नोएडा। फॉरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी नोएडा की है, इसने हमारे सैनिकों के लिए एवलांचेस के दौरान जो जंप करते हैं उसमें जो एयरबैग्स का यूज़ होता है वो बनाए हैं। ये सही है, ये भी कथन। और तीसरा कथन है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ इंडिया का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। ये कथन भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए कितने शहरों को चुना गया है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को चुना गया है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज आर सिलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब इन उत्तर प्रदेश। ये 5 शहर जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनेंगे उत्तर प्रदेश के। डी यहाँ पे सही है। केंद्र सरकार अब युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करने वाली है? तो युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए पहला स्किल टेस्ट सेंटर उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे? बागपत में। बागपत के छपरौली में पहला दक्षता परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय नौसेना के लिए स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन का निर्माण रक्षा मंत्रालय के DPSU कानपुर स्थित एडवांस्ड वीपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड में हो रहा है। ये सही है। स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन यहाँ पे बनाई जा रही है कानपुर में, ये सही है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी जो डसाल्ट एविएशन है, इसने अनाउंस किया है कि एक अपना यूनिट जो है डसाल्ट एविएशन MRO इंडिया कहाँ पे सेटअप करेंगे? नोएडा में, ये भी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने NOC अभी ग्रांट की है उत्तर प्रदेश की एक एयरलाइन को, उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट एयरलाइन शंख एयर को 3 साल का यहाँ पे NOC मिल चुका है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, और जल्दी ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो सकता है। जो शंख एयर है इसका जो कह सकते हैं हब कहाँ बनेगा? नोएडा और लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न एरियाज में ये एयर सर्विसेज प्रदान करेगी शंख एयर। शंख एयर का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे होगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में। हालांकि इसका एक हब जो है लखनऊ में भी बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एयर सर्विसेज से प्रदान करेगी शंख एयर, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की पहली जो है शेड्यूल्ड एयरलाइंस है, फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73 स्थानों में स्टैब्लिश किया जाएगा, 2 स्थानों में नहीं किया जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ करके सभी 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी जो है बनाई जाएंगी, पौधशाला। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने अभी अनाउंस किया है कि बीज उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 सीड पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे प्रदेश में, सही। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर क्रिएटेड इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम शुगर केन पील। गन्ने के खोल से या खोई से जो है एक इलेक्ट्रोड अभी बनाया IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑफ सेटिंग अप 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर उत्तर प्रदेश में करीब 1000 बनाए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर सही हैं, डी।
उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विल द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ डिफेंस नोड विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो कहाँ बनाए जाने वाले? आगरा में, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में बनाए जाएंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 6, सी यहाँ पे सही है 6। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर यानी पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो जिलों का नाम लिखा हुआ है, कुल मिलाकर 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। अभी आपको हमने जैसे बताया गोरखपुर में भी उद्घाटन हुआ था। उसके अलावा मैनपुरी और लखनऊ में ही केवल सैनिक स्कूल है गोरखपुर के अलावा। तो 16 जिलों में और बनाए जाएंगे सार्वजनिक निजी भागीदारी की मदद से, क्योंकि पीपीपी मॉडल में जल्दी काम होता है। तो 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर आधारित सैनिक स्कूल डेवलप किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है, ये सही है। और ऑन द लाइन्स ऑफ वॉर मेमोरियल ऑफ म्यूजियम, वॉर मेमोरियल म्यूजियम न्यू दिल्ली, वॉर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश बाय मुरादाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुरादाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी, ये सही है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। सौर ऊर्जा उत्पादन की प्राकृतिक संभावना वैसे कहाँ पे है ज्यादा? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के ग्यासपुर गांव की नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव ने 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में भाग लिया था, ये सही। और योगी आदित्यनाथ जी ने 70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अभी अवाडा ग्रुप के साथ मिलकर जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में, इसका इनॉग्रेशन किया था, ये सही। और उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड आफ्टर मध्य प्रदेश इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद हमसे पूछा है कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू डबल मेज प्रोडक्शन बाय 2030 2030 तक क्या मेज प्रोडक्शन डबल करना है? ये रॉन्ग है, 2027 तक करना है उत्तर प्रदेश सरकार को अपना मेज प्रोडक्शन जो है डबल करना है। तो इनकरेक्ट जो है ये ओनली 4 है, इनकरेक्ट है ओनली 4, सी यहाँ पे सही है। इसके बाद है कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कितने घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश में 25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और ओवरऑल टारगेट ही जो है 1 करोड़ घरों का है। पीएम सूर्य घर योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें 1 करोड़ घरों का टारगेट ओवरऑल है। और उत्तर प्रदेश ने करीब 25% टारगेट ले लिया है कि 25 लाख घरों में केवल उत्तर प्रदेश लगा देगा। निम्नलिखित में से किस पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।